जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटे प्लेटफॉर्म की बुक के मैथ्स के 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। हम अब तक 265 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम 266वें क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से कैसे करने चाहिए, कैसे आप टाइम बचा सकते हो, सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने एक एक क्वेश्चन 265 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लेटफॉर्म की बुक वॉल्यूम 2 के हम पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास वो बुक होगी, ठीक है ना। हाँ, तो हम उसके पूरे पेपर क्वेश्चन करेंगे। हम इस पूरी बुक को कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, तो बेटा आज हम 266वें क्वेश्चन से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत दिनों में आ रहा है ना, इसके लिए भाई थोड़ा सा माफ़ करना हमें, है ना, ठीक है। लेकिन अब आगे से हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो 266वें क्वेश्चन से आज अपने सेशन की शुरुआत हम करेंगे बेटा। हम आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 1 का पेपर क्वेश्चन आज से शुरू करेंगे। क्लियर है ना? हाँ, तो देखो बेटा 266वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक लड़का है सुबीर नाम का, ठीक है ना, जिसने 15 पेपर दिए। कितने पेपर दिए? 15, ठीक है बेटा। 15 पेपर दिए उसने, 15 एग्जाम दिए। 15 पेपर का जो एवरेज आ रहा है, उसका एवरेज आ रहा है 29 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 29 का आ रहा है। आगे कह रहा है रुचिरा, एक अन्य लड़की एक रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी है। सही है ना। जो रुचि रहा है उसने केवल अभी तक 11 परीक्षाएं दी हैं और 11 का जो एवरेज उसका बैठ रहा है वो 27 का बैठ रहा है। कितने का बैठ रहा है भाई? 27 का एवरेज बैठ रहा है। अब आपसे चाहता क्या है? आपसे चाहता है कि सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो भाई देखो शेष, अब बताओ आप, उन 11 परीक्षाएं कौन रुचिरा दे चुकी है? 11 एग्जाम दे चुकी है। अब उसके पास 4 एग्जाम और बची है, क्योंकि 15 पेपर दिए किसने? सुबीर ने 15 पेपर दे दिए। रुचिरा ने 11 पेपर तो दे ही चुकी है, अब तक 11 का एवरेज 27 रखा है। तो अब बचे कितने पेपर उसके? 4 पेपर। अब 4 का एवरेज वो क्या रखे कि वो इसके बराबर एवरेज लिया है। सही है, नहीं है? ठीक है ना, क्योंकि इसके भी 15 पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। तो बोलो 15 का एवरेज 29 है या 27 आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, 2 नंबर कम लेके आ रही है रुचिरा अभी तक। सही है, नहीं है? तो तुम बताओ ना, 2 नंबर 11 एग्जाम दे चुकी है और 2 नंबर कम आ रहा है, तो एवरेज है भैया। 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो तुम बताओ ना, पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 2 नंबर ये ज्यादा लेके आ रहा है और ये 2 नंबर कम लेके आ रही है। तो 11 एग्जाम हम 2 नंबर कम करें तो 22 नंबर कम होते हैं। सही है ना। तो आप बताओ यहाँ पे जो 4 एग्जाम बची है उसको इसके बराबर एवरेज लेके आना है। तो आप बताओ यहाँ पे शेष जो एग्जाम बची है उसमें कितना एवरेज रखे वो। तो आप एक चीज बताओ, 29 का एवरेज तो लाना ही है, 29 नंबर तो लाने ही लाने हैं 4 एग्जामों में। समझ में आया ना भाई। 4 जो एग्जाम बची है उसमें 29 नंबर तो लेके ही आना है, क्योंकि 29 का एवरेज रखना है। लेकिन इसको कवर कैसे करें? सही है ना। इसको कवर करने के लिए आप एक चीज बताओ मुझे, 22 नंबर कम नहीं लेके आए हो कभी तक। सही है, 22 नंबर कम लेके आए हो, क्योंकि एक एग्जाम दिए 2 नंबर कम आ रहे हैं, 2 का एवरेज कम आ रहा है। तो 11 एग्जाम दे चुके हो तो 22 नंबर कम आए। लेकिन 22 नंबर कम आए, लेकिन हमें एवरेज चाहिए, तो ये 4 का एग्जाम है। अब 4 एग्जाम शेष बची है, तो ये 22 नंबर आप बाकी शेष जो 4 एग्जाम बची उनमें इस 22 नंबरों को लेके आना है आपको। तो बता 22 को 4 में डिवाइड करो तो भाई कितना का एवरेज बैठता है। तो मैं यहाँ पे करूँ तो बोलो 5.5 नहीं आता है क्या? तो 29 में 5.5 जोड़े हैं तो अपन बोलो कितना आ गया बेटा? 34.5। सही है, नहीं है? तो ये आपका जो शेष पारी है, 4 पारियां बची हैं, उसमें 34.5 नंबर लेके आते हो तो उसके बराबर का एवरेज हो जाएगा। किसके बराबर का एवरेज हो जाएगा? सुबीर के बराबर का, ठीक है ना। तो ये अपना विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं है अभी? ठीक है। हाँ, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है क्या? है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख ले भाई। क्लियर है ना। हाँ, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, पेन कॉपी आप उठा के बैठे हैं ना। समझ में आया ना। हाँ, जब आपको लगे उतारना है उतार लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 266। अब देखते हैं 267वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 267 क्वेश्चन।
सामू ने अपने धन का 1/4 किताबों पर और 1/8 भोजन पर खर्च किया। 40 रुपये उसने क्या कर लिए हमारे बचा लिए भाई, है ना। खर्च करने के बाद 40 रुपये बचे तो उसके भोजन पर कितना खर्च किया। सही है, तो देखो बेटा 1/4 भाग तो किस पर खर्च हुआ है, किताबों पर, और 1/8 भाग किस पर खर्च हुआ है, भोजन पर खर्च हुआ है। खर्च करने के बाद 40 बचे हैं तो भोजन पर कितना खर्चा हुआ है ये आपको बताना है। समझ में आया ना। तो 1/4 किताबों पर, 1/8 भोजन पर। बेटा इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो या तो एक मान के कर लो, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि 8 और 4 है, इसका आप एलसीएम ले लो। बेटा क्या ले लो, एलसीएम। सही है ना, बोलो। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। तो मैं मान के चलता हूं कि 8 रुपये मेरे टोटल है। समझ में आया नहीं आया भाई, बोलो। 1/4 और 1/8 ही तो है ना भाई, 1/4 और 1/8 है ना। तो 1/4 और 1/8 है तो 8 रुपये में टोटल मान लिए। इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग निकालो तो इसका 1/4 भाग किताबों पर खर्च हुआ है। किस पर खर्च हुआ है भाई, किताबों पर, किताबों पर 1/4। तो 1/4 निकालो तो 8 का 1/4 2 ही तो बनता है। सही है ना। फिर क्या निकालो, 1/8 किस पर खर्च हुआ है, भोजन पर खर्च हुआ है। तो इसका 1/8 1 रुपये बनता है, 1 रुपये बनता है। तो 1 भोजन पर खर्च हो गया, ठीक है भाई। तो शेष है, शेष तुम बताओ कितना बच गया, 2 रुपये ये खर्च हो गए, 1 3 ये हो गए, टोटल 8 है। तो बताओ शेष 5 नहीं बचा क्या, बोलो। समझ में आया नहीं है, शेष रकम 5 नहीं बची कि उसके पास अभी तक। 2 तो किस पर, किताबों पर खर्च हो गया, 1 भोजन पर खर्च हो गया। तो शेष बचा, तो शेष बताओ 2 और 1 3 तो खर्चा हो गया, 8 में से 3 का खर्चा, तो शेष 5 बचा। और आपसे स्पष्ट कह रहा है सवाल में कि 40 रुपए मेरे पास शेष बचे हैं। तो बोलो एक चीज बराबर नहीं है क्या, ये भी शेष ये भी शेष। तो 5 बराबर किसके आ गया, 40 इसकी वैल्यू में दी हुई है। तो 1 का मान कितना आ गया बेटा, 1 का मान आ गया 8 रुपए। कितना आ गया, 8। मतलब 1 यूनिट बराबर 8 आया। सही है ना। और आपसे वो यही कह रहा था कि भोजन पर कितना खर्चा हुआ है। तो आप एक चीज बताओ हमें कंफर्म कि भोजन पर 1 का खर्चा नहीं है क्या, लेकिन ये रेशो में है तो 1 का मान चाहिए हमें। तो बताओ 1 का मान 8 में ही आया है क्या, तो बताओ भाई यही हमारा आंसर नहीं है क्या, यही हमारा आंसर बेटा, यही भोजन पर खर्चा है। सही, हमें किताबों पर खर्चा चाहिए। तो 1 का मान 8 है तो 2 का मान 16 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो क्लियर है। तो भोजन पर हमने 8 रुपये खर्च किए हैं। कितने रुपए खर्च किए हैं, 8 रुपये। क्लियर है क्या, है ना। बहुत सीधा अच्छा मेथड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप बेटा एलसीएम ले लो। आप 1 ना मान के, आप ऐसे ना करके आप ऐसे कर सकते हो आराम से। क्लियर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करोगे 1/4 प्लस 1/8 जोड़ के 1 में से माइनस करके उसे किसके शेष के बराबर 40 के बराबर करोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे। क्लियर है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ना करके आप एलसीएम लेके कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा और वीडियो को पीछे करके, ठीक है, फिर देख ले, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो 268 क्वेश्चन आप देखो एक बार, इसे पढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। सही है। अब आप एक बात बताओ बेटा, 105 विद्यार्थी हैं, 105 विद्यार्थी हैं जिनका भोजन 22 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो बोलो बेटा काम तो यही होगा ना, 105, बोलो 105 गुणा 22, ये टोटल काम हो गया हमारा। सही है ना, समय काम में हमने पढ़ा भी है, ठीक है ना। तो 105 गुणा 22 हमारा टोटल काम हो गया। इसमें सब वो कह रहा है कि 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी और आ गए। तो भाई तुम मतलब 5 दिन बाद आए हैं, तो जो 105 विद्यार्थी हमारे पास है, ये हमारे पास छात्र है बेटा। क्या है, छात्र, जिनका भोजन चल रहा है 22 दिन के लिए। कितने दिन के लिए चल रहा है, 22 दिनों के लिए। सही है ना। लेकिन आप एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 105 विद्यार्थियों का भोजन 5 दिन तो उन्होंने खाया 5 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद कुछ छात्र और आ रहे हैं, 14 छात्र। समझ में आया ना। तो 105 विद्यार्थियों के लिए 105 विद्यार्थियों के लिए 5 दिन का भोजन तो उन्होंने खा लिया। तो शेष बचा कितना बताओ भाई। अब शेष बचा कितने का भोजन बचेगा, वो हमें टोटल दिन निकालने कितने दिन चलेगा। तो आप बताओ 105 विद्यार्थी 5 दिन का भोजन खा चुके हैं, अब 14 विद्यार्थी और आ गए, तो विद्यार्थी हो गए 105, तो यही 14 और आ गए तो 119 विद्यार्थी हो गए। और 119 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री चलेगी x दिन, ये हमने मान लिया।
एक्स दिन चलेगी, एक्स दिन, ठीक है ना, दिन, एक्स दिन चलेगी। समझ में आया नहीं है? वैसे इसको सोल्व कर लेते हैं आप, वैसे इसको कर लो बेटा, है ना। देखो भाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना, इसे कर ही लो, करना पड़ेगा आपको। देखो 22 पंजे कितना होता है बेटा? 110 होता है, बोलो होता है नहीं होता? ठीक है, 22 और 1 23, ये हो गया आपका 2310, सही है नहीं है? कितना हो गया? 2310। 1 मिनट दोबारा करके देख लेते। 22 पंजे 110 की 0 बेटा 11 हासिल हो गई ना, 0 11 1 सही तो 4 है ना, ठीक है। हाँ तो 22 और 1 23, 2310 हो गया बराबर 5 पचम 25 और 5 एकम 5, और ये हो गया 119 गुणा x, ठीक है। 525 इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, घटा लो आप, तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, कितना बचेगा? 5, ठीक है। फिर 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा, कितना बचा? 8, और 2 12 में से 5 गया, कितना आया? 7 आया, ए आया 1785 बचा, और ये 119 है गुणा x है। आपको x का मान चाहिए तो 119 से इसे भाग दे दो इधर, ठीक है नहीं है? कितनी बार जाना है देख लो आप एक बार, 119 एकम 119 एक बार, ठीक है। हाँ भाई बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और 9 पंजे 45, 15 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, सही है नहीं? इकाई अंक देख लिया हमने, x बराबर 15 दिन, तो 15 दिन के लिए भोजन सामग्री चलेगी। समझ में आया नहीं आया? कितने दिनों तक चलेगी? 15 दिनों तक भोजन सामग्री चलेगी। किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो है क्या? आप वीडियो को बेटा अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार आप देख सकते हैं सवालों को, क्लियर है ना? हाँ पूरा देख लें आप एक बार समझ लें। आप एक कर चुके हो, MDH देखा है ना आपने, महीने दिन, ठीक है नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्लियरिटी से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 105 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलती है भाई? 22 दिन चलती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी और आ गए। तो आप एक बात बताओ, 105 विद्यार्थी 5 दिन का खाना तो खा ही लिया, 5 दिन का खाना तो खा ही लिया उन्होंने, सही है नहीं? तो 105 विद्यार्थी 5 दिन का खाना खा चुके हैं। तो वो कह रहा है 14 विद्यार्थी और आ गए थे, 105 तो पहले थे, तो 14 और आ गए थे, 119 विद्यार्थी हो गए। अब 119 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री चलेगी x दिन, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन की तो x का मान कितना है? 15, तो 15 दिन भोजन सामग्री चलेगी। कितने दिन चलेगी? 15 दिन। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 269। तो 269 क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 266 269 है ना, 269वां क्वेश्चन देखो भाई। ये कह रहा है हमसे कि 66, 198 और 154 का महत्तम समापूर्तक क्या है। बेटा ये देखो, आप इसको कैसे करोगे वो देख लो। 198 और 154, ठीक है। इसका महत्तम समापूर्तक चाहिए तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, या तो आप इसे भाग विधि से करें या गुणनखंड विधि से करें, या फिर एक तरीका और बताता हूँ फिलहाल मैं आपको, कि आप बताओ 198 और 154 का डिफरेंस बोलो कितने का आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 198 और 154 का डिफरेंस बता दो आप कितना आ रहा है, सही है नहीं है? तो देखो 8 में से 4 गया, कितना आया? 4 आया, और ये भी 4 आया, 44 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 44 का। आप बड़ी जो दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस ले लो, 44 आया। अब आप ऑप्शन भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ऑप्शन भी रहने दो चाहे आप, सही है ना? हाँ तो आप एक बात बताओ, में से का मतलब क्या होता है? में से का मतलब अगर 44 में से होगा तो 44 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो देखो 44 दूनी 28, 44 का भाग 66 में नहीं जाता, तो इस 44 का फिर आधा कर दो आप। क्या कर दो बेटा? आधा। समझ में आया नहीं आया? आधा करूँ कितना आया? 22 आया। तो 22 का भाग बोलो जा रहा है नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। 22 का भाग इसमें भी जाएगा ही जाएगा और इसमें भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है 22 44 का। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो 22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22 आपका में से हो जाएगा। कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई एक बार। समझ में आया ना? आप इस प्रकार में से निकाल सकते हो, या फिर आप इसे भाग विधि से भी कर सकते हो। 198 में 66 का भाग देके बेटा, सही है नहीं है? जो रिमाइंडर आएगा उसका भाग 154 में भी करके देख लेंगे। भाग तब तक देंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बचे, शेष पर क्या ना बचे? 0। समझ में आया नहीं आया? तो भाग विधि से भी हम कर सकते हैं आराम से। बोलो कर लोगे ना आप इसे? ठीक है ना? हाँ तो कर लेना, भाग विधि से भी कोई दिक्कत है नहीं। पर फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप बड़ी दो संख्याएं पकड़ो, उनका डिफरेंस लेके देखो। अगर उस डिफरेंस का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, यानी विशेष बची संख्या में जा रहा है, तो वही हमारा एलसीएम वो एचसीएफ हो जाएगा, मैथ पे हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जा रहा तो इसका हाफ आधा फिर कर लो आप। 22 आ गया, 22 का भाग जा रहा है, इसमें भी जाएगा ही जाएगा, इसमें भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 270 है ना, आप घबराएं नहीं, आप देखते जाएं, सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक सवाल, एक साधारण 270वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साधारण सप्तभुज हेप्टागोन के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो बेटा देखो हेप्टागोन का एक सप्तभुज है, सही है ना। सप्तभुज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 7 भुजाओं का एक बहुभुज है। त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, ऐसे एक सप्तभुज है। हेप्टागोन है तो सप्तभुज है, तो बताओ n का मान यानी भुजाओं की संख्या बेटा कितनी आएगी, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या है यहाँ पे बेटा कितनी है, भुजाओं की संख्या है 7। भुजाएं कितनी है, 7 है, सही है नहीं है। इसे हम n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n, है ना। भुजाओं की संख्या 7 है। इसमें आपको चाहिए आंतरिक कोणों का योग चाहिए। जैसे कि त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग होता है बेटा 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे योग चाहिए सप्तभुज का योग, ठीक है ना। चतुर्भुज में 360 होता है, समझ में आया। पंचभुज में 540 होता है। ऐसे सप्तभुज का चाहिए तो बेटा एक फॉर्मूला अपने याद कर रखा होगा, n-2 गुणा 180 डिग्री। ये आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला है बेटा। किसका है ये, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला। समझ में आया नहीं आया। n-2 गुणा 180 डिग्री, n का मान कितना है, 7 है, तो 7 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा बेटा, बोलो। 7 में से 2 गया, कितना आया, 5। 5 को बस गुणा करना है आपको, 0 5 8 40 और 5 और 4 9, तो 900 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना। 900 डिग्री आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बता दीजिए कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, सही है ना। हाँ, कोई दिक्कत है भाई किसी को, नहीं है ना। हाँ, दिख रहा है ना आपको सही स्पष्ट रूप से। तो आंतरिक कोणों का योग आप आराम से निकाल सकते हो। एक बात आप ध्यान रखना, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि n भुजाओं का एक बहुभुज है जिसमें आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, n-2 गुणा 180 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख देता है, कई बार ये ऐसे भी लिख देता है इसको, सही है ना। 2n-4 गुणा 90 डिग्री, समझ में आया ना। तो ये पॉलीगन जो चैप्टर हम करेंगे तो वहाँ मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कई बार ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ये मिलता है, तो एक ही बात हो गई। यहाँ पे 180 में से 2 अंदर ले लिया इसने, ठीक है। तो बुकों में आपको या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने, वो एक ही चीज़ है दोनों के दोनों, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो एक बार, नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो n का मान किसी भी बहुभुज का, आप चाहे 100 भुजाएं हो, चाहे कितनी भी भुजाएं हो, आप इससे आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो। ठीक है भाई, 271 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। अच्छा, ये देखो बेटा, ये आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 3D आकृति का, एक सिलेंडर की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है। एक सिलेंडर की ऊंचाई है, एक सिलेंडर है भाई, ये सिलेंडर हो गया आपका एक सिलेंडर, मतलब बेलन, ठीक है ना। देख लो भाई, आपको पता होना चाहिए सिलेंडर मतलब बेलन होता है। क्या होता है, बेलन, सही है। उसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। थोड़ा मैं ऐसे ही बना देता हूँ जो आपको समान सा लगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मानूँ ये r है तो ये भी आ रही है, ऊंचाई भी क्या है, आ रही है, h का मान भी आ रही है। समझ में आया नहीं आया, है ना भाई, ठीक है। क्लियर है क्या, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना भाई। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको, जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है, सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर है। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है। हाँ, तो ये कह रहा है एक खोखले गोले की भारी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान है। अच्छा, एक खोखला गोला है, क्या है, गोला, खोखला गोला, मतलब बेटा मोटाई दे रहा है कि अभी तुम्हें सर्किल सा लगेगा, लेकिन आप समझ रहे गोला है, ठीक है ना बेटा, सही है नहीं है। हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि एक खोखला गोला है जिसकी भारी त्रिज्या उसके सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के बराबर है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, एक खोखले गोले की भारी त्रिज्या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो मैंने आधार की त्रिज्या r मानी है, तो भारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r ही मान ले, सही है नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। तो ये खोखला गोला है, क्या है बेटा, गोला है ये, और ये सिलेंडर है यानी बेलन, बेलन है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे हमसे ये कह रहा है,
जबकि आंतरिक त्रिज्या की आधी है, मतलब आंतरिक त्रिज्या की क्या है, ये आधी है, r/2 है, आंतरिक त्रिज्या आधी है ये, ठीक है, r/2 है। सिलेंडर के आयतन और खोखले गोले के आयतन के बीच का अनुपात बताओ। तो पहले बेलन का आयतन, फिर खोखले गोलन के आयतन का अनुपात चाहिए हमें। किसका अनुपात चाहिए बेटा? आयतन का अनुपात चाहिए, आयतन, ठीक है। और आयतन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेटा πr²h, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ सही है ना। लेकिन ये खोखला है इसलिए ये होगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। कैपिटल R यहाँ पे क्या है? बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल r अंदर की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। r का मान तो r ही है यहाँ पे, h का मान भी r है। h का मान भी क्या है बेटा? r है। r² गुणा h की जगह r लिख सकता हूँ, h की जगह r लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। रेशो 4 कितना है बेटा? 3 आया है ना। इस r का मान स्मॉल r है, देख लो बाहरी त्रिज्या r मानी है हमने, r³ है, माइनस ये r है, r³ तो r/2 रखूंगा, तो r/2 मतलब r³/2, 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा भाई। r/2 है ना, आधी है, सही है नहीं है? तो ये हो गया आपका। अब इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार आप, तो मतलब 3 तो इधर आ जाएगा ना, 3 इधर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या बेटा? 3r³, ठीक है। रेशो इधर देख लेते हैं, इसे सरल कर लेते हैं अपन। तो 8r³ 8r³ में से एक r³ गया तो 4 तो यहाँ पे पहले से ही था, 7 बचेगा, 7r³ बचा बटा 8, ठीक है। 4 से काटो बेटा कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, समझ में आया। r³ से r³ कट जाएगा, 2 यहाँ पे भाग में इधर आया, गुणा हो जाएगा, सही है नहीं? गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, और इधर क्या बचेगा? 7 बचेगा, तो 6/7 हमारा आंसर है। तो आयतन में अनुपात 6:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया? बोलो भैया आपको कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार, दोबारा बताएं क्या? दोबारा रिपीट करता हूं मैं, आप एक बार ध्यान सुनना। आपसे सवाल में कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन कोई बोलते ही चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा देखना, सही है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई, सवाल आता हुआ निकल जाएगा आपके हाथ से। तो बेटा सिलेंडर है, एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की त्रिज्या के क्या है, मतलब ऊंचाई के क्या है? बराबर है। मैंने आधार की त्रिज्या स्मॉल r मान ली, तो ऊंचाई भी r मान ली, क्योंकि बराबर है तो h का मान भी r हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर एक गोला है, क्या है? गोला। वो स्पष्ट कह रहा है कि जो बेलन के आधार की त्रिज्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या गोले की भारी त्रिज्या के बराबर है। खोखला गोला है ये, ठीक है ना। तो भारी त्रिज्या r है, जो कैपिटल R मान रहे हैं हम, उसकी मान r दे रखा है, आधार की त्रिज्या के बराबर है। और आंतरिक त्रिज्या आधी है, तो आंतरिक त्रिज्या r/2 कर दी, 2 का भाग दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है आयतन में अनुपात बताओ। तो बेटा आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। और खोखले गोलन का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। कैपिटल R मैंने भारी त्रिज्या मानी है, स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या मानी है। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो r का मान तो r ही है, h का मान क्या है? r है, तो h की जगह r रख दिया, तो ये तो r³ हो गया। क्या हो गया? r³। ये 3 भाग में था, मैं इधर ले आया, गुणा हो गया, ठीक है। और इस कैपिटल R का मान स्मॉल r है, r³ आ गया, और r/2 है, तो r की जगह r/2 रखूंगा, तो r का घन r³ हो गया। 2 है, 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया, 2 को 3 बार गुणा किया, ठीक है। तो मैंने बेटा एलसीएम ले लिया, 8r³ 8r³ में से एक r³ गया, 7r³/8 आया, है ना। 4 3 तो इधर ले ही आया, 4 से काट दे 2 बार, 2 यहाँ भाग में इधर आया, गुणा हो जाएगा, तो 2 3 r³ से r³ कट जाएगा, तो 2 3 6, यहाँ पे 7 बचा, तो 6:7 आपका करेक्ट आंसर है। बताइए किसी को दिक्कत हो तो। समझ में आया ना, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया ना। थोड़ा आप ध्यान सुने, सारी चीज़ें क्लियर है ना। और अब भी आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर आप एक बार और देख लें, क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, है ना। ये 271 क्वेश्चन है ना। अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा एक बार वीडियो पीछे करके, है ना, फिर एक बार और देख लेना, क्लियर है। हाँ, 272वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 272। अच्छा बेटा ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप देखो, आप हंसोगे इस सवाल को देख के, सही है ना। यहाँ पे क्या दे रहा है वो बेटा? अकादमी दे रहा है ना। यहाँ पे 2012 सन दी हुई है, यहाँ 2013 है, ठीक है, और यहाँ 2014 है, सन दी हुई है। यहाँ ए अकेडमी है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, 3 अकेडमी दी है। 2012 में 2 1 3 है, यहाँ पे 3 5 7 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 2 और 9 है।
आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अकादमी सी के लिए वर्ष 2014 में कितने चयन किए गए थे। तो 2014 ये रहा और अकादमी सी ये रही। तो 2014 में सी में कितने चयन हुए, 9 चयन हुए, तो 9 अपना आंसर है। सही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कोई सवाल नहीं है, बेतुका सवाल है, सही है नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत है क्या, बताओ बेटा, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 273वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 273 बेटा पढ़ना, ये भी कोई समय काम का क्वेश्चन है बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि 45 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 लोग को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो बेटा 45 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ बेटा 36 लोग उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, x दिन में। समझ में आया नहीं है। तो 45 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 36 लोग उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, x दिन में। 12 कम 12, 12 3 36, 3 से काटो ये 15 बार, सही है। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 दिन लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। समझ में आया ना, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 274 देखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, है ना। 274 देखो, क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.7 का मान बताओ। तो 0.7 का मान बताना है, 0.7 का मान बताओ भाई। रूट 0.7 का मान है, ठीक है ना। अब बेटा 0.7 का मान है, तो आप देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा ये करोगे कि भाई गुरुजी क्या बता रहे हैं। 0.948, 0.598, 0.894 और 0.836। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके बेटा, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बेटा इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है कि आप इस विधि का उपयोग कर लो, है ना। भाग विधि से कर लेता हूँ मैं। 0.7 कैसे करते हैं देखो, आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे बोर्ड 0 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आया ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि पेयर में उतरेगा, किस में उतरेगा, पेयर, दशमलव के बाद पेयर में उतरेगा। तो बेटा ये 70 मान लो, और आगे उतारना पड़े तो ये 2 2 के जोड़े बनेंगे, सही है नहीं है। तो 70 है, तो बेटा 70 से छोटी वर्ग संख्या बताओ। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, तो 8 64। ये सही है क्या, इस 8 को वापस यहाँ पे उतार दो, सही है। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, इनको जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो 64 70 में से 64 गया, कितना बचा बेटा, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। अब आप बताइए भाग देना है, लेकिन ये तो पेयर उतरेगा। कौन क्या उतरेगा बेटा, पेयर। ये बात ध्यान रखना आप। तो 2 0 उतर जाएंगी, कितनी 0 उतर जाएंगी भाई बेटा, 2 0 उतर जाएंगी, सही है ना। हाँ, अब आप कर लो यहाँ पे। तो आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो 3 का भाग देता हूँ, किसका देता हूँ, 3 का, 3 बार चला जाएगा लगभग ना। हाँ, तो 3 यहाँ पे लिखना है आपको। 3 का गुणा करो, 3 3 9, 3 6 18, 3 और 1 4। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा 600 से, 4 बार में क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो 0.83 आया। तो 0.83 को देखो 0.8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं ये। अब 0.8 यहाँ पे भी तो एक बार और देना पड़ा हमें, तो एक बार और दिया तो 0.3 आएगा। 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ में आया ना। तो 0.83, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मेरा मतलब ये है कि आप थोड़ा ऑप्शन देख लेना कि आपको करना कितना है भाई। समझ में आया ना, कितना क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। कि 3 अंकों तक निकालना है, 2 से ही पार पड़ जाएगी, 1 से ही पार पड़ जाएगी। अगर ये ऑप्शन भी 8 की जगह 7 होता तो मेरा एक बार में हो जाता हमारा काम, मैं ना मुंहजबानी कर लेते क्वेश्चन को। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना, बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट करें, मैं दोबारा समझाऊं क्या आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको पेयर में उतरता है, पहली बात तो ये है। 0 पॉइंट से पहले कोई अंक है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0.0 तो आ ही जाएगा पॉइंट तक। तो अब तुम बताओ 7 में नहीं दोगे आप, 70 लेना पड़ेगा आपको, पेयर उतरेगा। तो 70 आया, तो 70 यानी 70 है, तो 70 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है। तो 70 से छोटी वर्ग संख्या 8 है, 8 का वर्ग 64, 9 का तो 81 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार देना है, यानी 8 को 8 बार देना, 8 8 64। समझ में आया ना। तो 70 में 64 गया, 6 आया। इस 8 को एक बार फिर लिखना है दोबारा नीचे, 8 8 कितना हो जाएगा, 16, जोड़ना है इसको। अब यहाँ 16 को ऐसी संख्या से गुणा करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 600 से क्या है, कम है। जिसमें 4 लिखूंगा तो 600 से ज़्यादा बैठेगा, तो 3 लिखूँ तो 3 से ही गुणा करो 163 को, तो ये आ गया।
सही है ना, तो वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा करने का तरीका है, वर्गमूल निकालने का तरीका है, समझ में आया ना। हाँ, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आप इस विधि का उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 275 क्वेश्चन देखो, है ना। 275वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 275वां क्वेश्चन। तो ये कह रहा है, देखो बेटे एक समीकरण दिए, समीकरण है 2x² + 4x = 30 है। 2x² + 4x = 30 है ना, 30 है। तो इसका वर्गमूल क्या है, क्या है वर्गमूल क्या है, ठीक है ना। वर्गमूल मतलब समझ रहे होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। मतलब आपको इसके x के शून्यांक निकालने हैं भाई, x के क्या निकालने, शून्यांक। समझ में आ रहा है नहीं यार, ऑप्शन आपके सामने है। देखो भाई, कुछ नहीं करना आपको, समझ में आया ना, बड़े आराम से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई क्या क्या ऑप्शन है ना, समझ में आया ना, वरना आप वैसे उड़ा दोगे। x के मान निकालने आपको, इसका मतलब समझ गए ना, वर्गमूल का मतलब x के मान है। यहाँ पे आपको पता है ये द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पे चर राशि x है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी द्विघात समीकरण है। तो जब x की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी। वो दोनों वैल्यू आपको बतानी है, समझ रहे हो आप। तो बेटा करने का तरीका क्या होता है तो आपको पता ही है, सही है ना। आप ऐसे ही तो करोगे, 2x² + 4x + 30 इधर आया -30 = 0, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसे और सरल करूँ तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँ तो यहाँ x² + 2x -15 = 0। ये 2 गुणा में तो इधर आया भाग दे दूँ तो ये तो समीकरण आपकी यही बचेगी, x² + 2x -15 = 0। भाई 2 गुणा में भाग दूंगा 0 में तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका सवाल है, समझ में आया ना। आप मन ही मन में सोच लोगे इसको, है ना। अब आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं, आपको समझ में आया ना। क्या करते हो आप, ये संख्या पकड़ते हो 15, तो 15 के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं हम, 15 के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, 2 गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर कितना आए, 15 आए, और जोड़ने घटाने पर कितना है बेटा, 2 आए। कितना आए, 2 आए। तो वही 5 तिया 15, बोलो आया नहीं आया। और 5 में से 3 गया, 2 बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आया ना। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या किसकी लेनी है, प्लस की, और छोटी वाली किसकी लेनी है, माइनस की। तो क्योंकि प्लस का 2 बचाना है, सही है ना। लेकिन जब ये वैल्यू आप रखोगे तो बेटा चिन्ह बदलने पड़ेंगे, समझ में आया ना। तो प्लस वाला 5 तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये x के 2 मान होंगे, -5 और +3, ये x के मान होंगे हमारे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बोलो। तो -5 + 3 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सही है नहीं है, बता दीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो, है क्या किसी को प्रॉब्लम। सही है, आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वैसे भी ये माइनस प्लस के चक्कर में नहीं भी पढ़ो आप तो आराम से कर लोगे, ऑप्शन से देख लो आप। 5 तिया 15 -5 + 3 एक ही ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन दूसरा नहीं है कि यहाँ प्लस का 5 हो माइनस का 3 हो। तो थोड़ा हो सकता है आप कन्फ्यूजन हो जाए भाई, +5 और -3 देखो तो +5 -3 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन लगाओगे ना आप, टिक। समझ में आया ना। पर बेटा करने का तरीका यही होता है कि जो वैल्यू है वो मैं इसको संतुष्ट कर लूँगा इक्वेशन को, और फिर चिन्ह बदल दूंगा इनके। क्या बदल देंगे हम, चिन्ह बदल देंगे इसके। समझ में आया नहीं आया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -5 और 3, ये x के 2 मान हो जाएंगे। या फिर आप इसको सोल्व करके देख लो, ठीक है। सोल्व करके देखूंगा तो ऐसे ही तो करोगे, x² सही है, प्लस का 5x -3x -15 = 0। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x + 5, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो यहाँ से फिर बचेगा x + 5 = 0। तो x + 5 फिर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -3। क्लियर है ना, बराबर क्या आ गया, 0। तो एक बार x + 5 को 0 के बराबर करूँ, x + 5 को किसके बराबर करे बेटा, 0 के बराबर। तो x बराबर बोलो -5 नहीं आएगा क्या, +5 इधर आया तो -5। ऐसे ही x -3 = 0 करें तो x बराबर +3 आ जाएगा, सही है ना। तो यही तो पूछ रहा है, -5 + 3। क्लियर है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवाल को किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार करते हैं सवाल को। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ बोलो, समझ में आया ना हम क्या कह रहे हैं। तो आप या तो सवाल को ऐसे करें या फिर आप इसे मन ही मन में यहाँ पे कर लेते, 2 कॉमन ले लेते, 15 आता, 15 के 2 टुकड़े करके देख लेते, 5 तिया 15, और चाहे यहाँ से देख ले 10 तिया 30 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत। 15 दूनी 30 आ रहा है, गलत। 6 5 30 आ रहा है, ध्यान रखना 30 नहीं लेके आना, सही है नहीं है। आप 2 कॉमन आ रहा है, या फिर 30 दूनी 60 के करते टुकड़े,
30 दूनी 60 के टुकड़े करके देखते। सही है, तो एक ऑप्शन रहता है 5 या 15, यही हमारा आंसर है। सेकंडों का सवाल है ये। समझ में आया नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आपको आज का सेशन कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताएं, ठीक है ना। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर भाई, ठीक है, समझ में आया ना बेटा। कल से हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे ना। मैं आपको पूरा कंप्लीट ये कराऊंगा, कंप्लीट बुक कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप विश्वास रखें, मैं अपना पूरा एफर्ट आपके लिए समर्पित है भाई, ठीक है ना। क्लियर है, तो बाकी बेटा कल मिलते हैं। जय हिंद, ओके बाय ना, ठीक है।